Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Preeti. So I'll start from the sixth stage, paraffin infiltration and embedding. I left yesterday this slide. Good morning. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Aditi. आज आप लोगों में से किसी ने सेमिनार के लिए शेयरिंग नहीं किया है? 2 आई हैं मेरे पास स्लाइड, वो कल देंगे दोनों लोग। तो अगर किसी की प्रिपेयर हो तो जस्ट आफ्टर द लेक्चर यू कैन शेयर इमीडिएटली। क्योंकि साथ साथ पढ़ते रहे वो पेपर, चूंकि आप लोगों के एग्जाम्स तो कंफर्म है कि फाइनल ईयर के होने हैं एग्जाम्स। सेकेंड सेमेस्टर का हो सकता है कि कुछ अपग्रेडेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, सो लेट इट बी। और प्लीज ज्वाइन विद योर नेम्स सो आई कैन मार्क द अटेंडेंस। ओके, शुड आई स्टार्ट नो? बाकी लोग आते रहेंगे, मैं एडमिट करती रहूंगी उनको। ओके, फिर यहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। द सिक्स्थ स्टेप फॉर परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन यूजिंग माइक्रोटोम is paraffin infiltration and embedding. This is a new step other than that of the earlier procedure we have studied. After fixing the material, dehydration and clearing, the tissue becomes a bit hard. However, the tissues still lack proper consistency for sectioning. मतलब अभी भी उसमें वो कटिंग के लिए वो प्रॉपर स्टेज तक नहीं पहुंचा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, यानी सेक्शन काटा जा सकता है उसका, लेकिन उसको एक सही प्रॉपर स्टेज पे लाने के लिए हम ये स्टेज करते हैं। दे आर नॉट सफिशिएंटली रिजिड टू बी स्लाइस्ड इनटू थिन सेक्शंस। अभी उतने रिजिड भी नहीं है, हार्ड हुए हैं, तो हम उसको उतना रिजिड करेंगे। द बेस्ट मेथड टू कट सेक्शंस ऑफ मटेरियल इज टू परमिएट it thoroughly with a medium that is fluid at one stage and solid when cooled or exposed to air. तो हम ऐसे मीडियम में, ऐसा मीडियम इस सेक्शन में परमिएट कराते हैं जो कि वैसे तो लिक्विड है, अगर हम उसको एक स्टेज पे गर्म करें या वो हॉट हो तो वो लिक्विड है, लेकिन अगर हम उसको कूल कर दें तो वो कैसा हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा मीडियम यूज करते हैं, जो हम इस मीडियम को क्या कह रहे हैं? पैराफिन। पैराफिन वैक्स है जिसकी कैंडल्स बनाई जाती हैं। दिस मीडियम शुड बी सॉफ्ट
enough to cut readily. आप मोमबत्ती को चाहे तो चाकू से इजीली काट सकते हैं. And hard enough to act as a support against the impact of knife. और हार्ड भी होता है, आप देखते हैं कैंडल खड़ी हो जाती है. एंड टू होल्ड द डिफरेंट पार्ट्स इन प्रॉपर रिलेशन विद ईच अदर आफ्टर द सेक्शन हैव बीन कट. तो हम जिस चीज का, जैसे स्टेम का सेक्शन काटना चाहते हैं तो हम लोग पिच यूज करते हैं काटने के लिए अगर वो सॉफ्ट हो. लेकिन हार्ड हो तो हम बिना किसी मटेरियल के यूज कर लेते हैं. लेकिन इसमें सॉफ्ट और हार्ड दोनों मटेरियल को उस प्रॉपर स्टेज पे ला करके पैराफिन वैक्स में एम्बेड करते हैं, यानी डिप किया जाता है. These functions are best performed if the corners, interstices and cavities within the tissue are gradually filled with the substance which adheres firmly to the external and internal surface of the material. यानी ये क्या करता है, ये परमिएट करके उस सैंपल के अंदर चला जाता है और जहां पर इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, कैविटीज होती हैं टिश्यू में, या सेल के अंदर कुछ प्लेन और खाली स्पेसेस रह जाती हैं, उनको फिल कर देता है ताकि मटेरियल जो है वो एक स्ट्रेंथ में आ जाए काटने के लिए, क्रश ना हो. कुछ मटेरियल होता है हम काटते हैं जैसे सिलाजिनेला, तो जब पीसेस काटते हैं तो क्या हो जाता है, वो क्रश होने लगता है, दब जाता है. तो इसको बचाने के लिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन. जब हम परमिएट कराते हैं, घुसाते हैं उसके अंदर, तो इनफिल्ट्रेशन कहलाता है. धीरे धीरे मटेरियल फिल्टर होकर के अंदर पहुंचता है और इसको हम इम्प्रेग्नेशन भी कह सकते हैं. इट इज द कंप्लीट रिमूवल ऑफ क्लियरिंग एजेंट. अब ऐसी स्थिति में क्लियरिंग एजेंट निकल जाता है बाहर और वो परमिएबल एजेंट अंदर चला जाता है, पैराफिन, बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ द पैराफिन और एनी सिमिलर सब्सटेंस or media. Prior to sectioning, the tissue block must be infiltrated with a material that acts as supporting during the sectioning process. For the method described here, paraffin serves this purpose. During infiltration, the paraffin will equilibrate within the tissue block, eventually occupying all the space in the tissue. After infiltration, the tissue is allowed to solidify. अब उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं. किस में डालते हैं इसको, मोल्ड में. अभी मैं आगे आपको बताऊंगी मोल्ड क्या होते हैं. यानी मोल्ड का मतलब कोई सांचे में. Embedded within the small cube of paraffin. The supporting medium is called as embedding medium and embedding mass, कुछ भी कह सकते हैं इसको. The paraffin we use will have a specified melting point. A melting point of 54 degree Celsius. यानी only this 54 degree Celsius, थोड़ा ही सही गर्म करने पर ये पिघल जाता है और उसके बाद जैसे जैसे लोअर होता जाता है, हार्ड होता जाता है. And suitable for sections that will be cut at 8 micromillimeter or thicker. Higher melting points indicate harder paraffin that can be cut into thinner sections. Impregnation with paraffin wax takes place in an oven heated at 56 to 60 डिग्री. बस 60 डिग्री पे रख देंगे तो ये आराम से हीट अप हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वैक्स यूज्ड. वैक्स का थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट वेरी भी कर सकता है. इट इज अप टू 60 डिग्री. देखिए ये मोल्ड्स हैं. मोल्ड्स का मतलब सांचे. ये बेसिकली इतने टाइप के हो सकते हैं, इनके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं लैब में, पेपर बोट मोल्ड, इस पे मैं आपको प्रैक्टिकल दूंगी. ये है पेपर मोल्ड. पेपर बोट हम बनाते हैं. बोट्स तो सबने बनाई होंगी, नाव तैराने वाली. तो ये नाव जैसी ही है लेकिन चौकोर या लंबी नाव है जो तैर सकती है, कोनिकल नहीं है जैसे आप लोग बचपन में बनाते थे बरसात में. अभी भी कभी कभी बनाए तो अच्छा लगेगा. तो दूसरी है मेटल मोल्ड, यानी ये मेटल की बनी हुई फिक्स ट्रे होती है. तीसरी है डिमॉक एम्बेडिंग मोल्ड. डिमॉक होता है जिसमें एक बेस तैयार रहता है और ये डिमॉक ये पीसेस जो है जब समय तैयार हो जाता है पूरा ब्लॉक, तो इनको चारों तरफ से हटा देते हैं. ये 2 पीसेस और 2 पीसेस हट जाते हैं और ब्लॉक निकल आता है. इसमें ब्लॉक को निकालने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता. पील अवे डिस्पोजेबल मोड डी है. देखिए ये इसमें तैयार करते हैं और इसको फाड़ देते हैं, है ना. डिस्पोजेबल होती है, या तो प्लास्टिक हो सकता है, काटा जा सकता है, या पेपर भी हो सकता है. इसके अलावा कुछ ये EFG यहाँ पे बने हुए हैं. EFG हैं, ये है बेस मोल्ड यूज्ड फॉर एम्बेडिंग रिंग और कैसेट बेसिस, मतलब कवर्ड हो जाते हैं, कैसेट बेस टाइप है, इनको कर देते हैं और जब निकालना होता है तो इनको खोल के हल्का सा हीटअप करके पलट लिया जाता है. तो ये मैंने नेट से लिया है, गूगल से, फॉर योर स्टडीज पर्पस. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ट्रांसफर टू प्योर पैराफिन,
है ना। अब हम इसको क्या करना है, प्योर पैराफिन में करना है। टू ट्रांसफर द टिश्यू टू मोल्टन पैराफिन, जो हमने मोल्ड में भरा हुआ है उसमें तुरंत गर्म अवस्था में ही नीडल की और फॉर्सेप की हेल्प से डालते हैं। द क्लियरिंग एजेंट इज poured ऑफ एंड इज रिप्लेस्ड विद प्योर मोल्टन पैराफिन। हम अपनी वायल में प्योर मोल्टन पैराफिन डालते हैं और उसको निकाल देते हैं, तो वो धीरे धीरे इम्प्रेग्नेट करके अंदर चला जाता है। द वायल और स्पेसिमेन ट्यूब इज देन केप्ट बैक इनटू द ओवन, ओवन में रख देंगे 60 डिग्री तक, पैराफिन निकल जाएगा। ऑलवेज थ्रो द फर्स्ट चेंज वैक्स, जो वैक्स होती है उसको एक बार पहली वाली को थ्रो कर देते हैं और फिर दोबारा डालते हैं, as it is meant only for making the tissue acquainted with the new medium. Make at least 2 more changes, एक बार और डालेंगे, एक बार और डालेंगे, ताकि पूरा जाइलिन क्लियरिंग एजेंट सब पूरा निकल जाए और वैक्स उसकी जगह पर ले ले। ठीक है, तो ऑल ट्रेसेस ऑफ जाइलिन शुड बी रिमूव्ड। देन लेंथ ऑफ टाइम इन ईच बाथ वेरी विद द मटेरियल, मटेरियल हार्ड है कि सॉफ्ट है इसी पर डिपेंड करता है, जो कि प्रैक्टिकली ही सेट किया जाता है। टू बी एम्बेडेड जनरली 10 to 20 minutes in each bath is sufficient for small pieces of tissue. 1 hour is sufficient in most of the cases, and 2 hours in each is maximum. मतलब 2 घंटे से ज्यादा नहीं, हार्डेस्ट टिश्यू के लिए 2 घंटे। Insufficient filtration in wax causes सेक्शन टू रिंकल, उसमें सिकुड़न आ जाएगी अगर सफिशिएंटली वैक्स अंदर नहीं गया तो, और जॉइन टुगेदर टू ड्रॉप आउट फ्रॉम द वैक्स। देयर इज नो बेसिस अपार्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये आपके अपने अनुभव से आप करते हैं कि हमें कितना करना है, और विच टाइमिंग इन ईच बाथ कैन बी डिसाइडेड। ओके, नाउ टाइम यहाँ पे भी दे दिया है, मैंने बताई दिया किस पे डिपेंड करता है। टाइम ऑफ इम्प्रेग्नेशन डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स, द साइज एंड टाइप ऑफ टिश्यू, द क्लियरिंग एजेंट एम्प्लॉयड, जाइलिन की जगह आपने कोई और लिया है, द यूज ऑफ वैक्यूम एम्बेडिंग ओवन। नाउ एम्बेडिंग प्रोसीजर में मैं बस 1 मिनट में आई विल बी बैक, थोड़ा बाहर कोई है, प्लीज स्टे विद मी। Okay, continue with तो इट डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड टाइप ऑफ टिश्यू एंड क्लियरिंग एजेंट एम्प्लॉयड जो आपने लिया है, और द यूज ऑफ वैक्यूम एम्बेडिंग ओवन। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एम्बेडिंग के लिए ऐसे ओवन को यूज करते हैं जिसमें वैक्यूम क्रिएटेड रहता है, ये थोड़ी प्रोसेस को क्विक कर देता है, यानी जल्दी से एम्बेडिंग हो जाती है या इम्प्रेग्नेशन हो जाता है। नेक्स्ट है एम्बेडिंग प्रोसीजर, कैसे करना है अब एम्बेडिंग। इट इज द ओरिएंटेशन ऑफ टिश्यू इन मेल्टेड पैराफिन which when solidifies provide a firm medium for keeping intact all parts of the tissue which sections are when sections are cut। तो अगर हमें मान लीजिए स्टेम के पीसेस लेने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकली लगाएंगे। अगर हमको लीफ लेना है तो हम हॉरिजॉन्टली रखेंगे। तो जिस तरह से हमको सेक्शंस बनाने हैं या सेक्शन काटने हैं जिस मटेरियल के, उसकी ओरिएंटेशन को देखते हुए कि हमें टीएस काटना है, एलएस काटना है, तो हम उसी तरह से इसको पैराफिन में डिप करते हैं, या इसको हम कहते हैं एम्बेडिंग। नाउ टेक्निक ऑफ कास्टिंग,
एम्बेडिंग के बाद क्या है, जो मोल्ड तैयार हुआ है उसको कास्ट करना है, मतलब एक प्रॉपर शेप में लाना है। तो मोल्टन पैराफिन वैक्स विच इज हीटेड एट ए टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री अबव द मेल्टिंग पॉइंट, यानी जैसे 56 to 60 है तो हम 62 से 65 तक इसको हम लोग कर सकते हैं हीट अप। एंड देन इट इज पोर्ड इनटू द मोल्ड, जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाए थे, यानी सांचे, टू एन एडिक्वेट डेप्थ सो एज टू कवर द थिकेस्ट टिश्यू ब्लॉक, यानी अपने साइज, टिश्यू के साइज से देख करके उतना ही, मान लीजिए 1 इंच का हमारा पीस है तो हम 1 इंच के पीस के लिए 1 से ज्यादा लेंगे, ताकि हमारे पास साइड में भी वैक्स बची रहे, ताकि जब हम शेप काटे ब्लॉक की तो हमको कुछ एक्स्ट्रा टिश्यू मिले। तो हम 1 इंच के लिए 1.5 इंच का पैराफिन मोल्ड में भरेंगे। The paraffin blocks are generally prepared in a mold using 2 L-shaped pieces of brass placed together to form 4 sides of a rectangle. तो हम लोग एक रेक्टेंगुलर बनाते हैं, जो मैंने एक बताया था, जिसमें हटा लेते हैं साथ में, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, मेटल के पीसेस साइड में रख करके तैयार कर सकते हैं। The wax touching the mold will quickly form a thin semi-solid layer. जैसे ही वो मोल्ड में जाएगी, ठंडा है मोल्ड, तो मोल्ड में एक लेयरिंग बननी शुरू हो जाएगी। Now introduce the tissue with a pre-warmed forceps to prevent the, देखिए इसको क्या करते हैं, गरम फॉर्सेप लेते हैं, pre-warmed। अगर ठंडी फॉर्सेप लेंगे तो फॉर्सेप पे ही जम जाएगी वैक्स, तो हम लोग क्या करते हैं, गर्म फॉर्सेप से मटेरियल को उठाते हैं और खड़ा कर देते हैं या लेटा देते हैं जो हमें चाहिए, टू प्रिवेंट द वैक्स टू स्टिक ऑन इट। द टिश्यू इज प्रेस्ड इन द semi-solid wax to orient it at the bottom of the mold in a correct plane, यानी सही दिशा में उसको रखना है। Fix the label in position by pressing one edge against the solidifying wax. Usually sides of the mold are preferred. अब क्या करते हैं हम लोग, केवल इतना ही नहीं है, हम लोग वो लेबल भी लगा देते हैं ना कि ये किसका सेक्शन है, तो हम नहीं तो सेक्शन तो गड़बड़ हो जाएंगे, यानी एक साथ कई मटेरियल करने हो, एक ही मटेरियल करना हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर हमें केवल क्यूप्रेसस का स्टेम ही काटना है तो हम, अगर सारे में स्टेम है तो ठीक है, नहीं तो अगर हमने क्यूप्रेसस, ऑरोकेरिया, सब जिम्नोस्पर्म के या किसी और एनाटॉमी के स्टेम्स को लगाया, तो हमें उसमें लेबल भी साथ साथ, वैक्स में ही लेबल भी आते हैं बने हुए, पेपर लेबल्स होते हैं, उन पे लिख करके नाम पहले से तैयार रखते हैं और साइड में इंसर्ट कर देते हैं, ताकि हमारे ब्लॉक में एक लेबल भी आ जाए उस मटेरियल का। As soon as a film of the solid wax is formed on the surface, the whole block with mold are submerged in cold water. तैयार हो गया, जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड वाटर में, लगभग 20 डिग्री तो उस वैक्स के लिए कोल्ड ही है, यानी 56 या 60 से 20 डिग्री पे लाना है। If this is not done, there will be a crystallization of wax. अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, एकदम ठंडा कर देंगे तो भी खराब हो जाएगा, और धीरे धीरे होगा तो भी खराब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। तो यूजिंग आइस वाटर टू डू इनिशियल कूलिंग विल ऑल्सो कॉज द ब्लॉक टू क्रैक। अगर हम एकदम ठंडा डाल देंगे तो क्रैक कर जाएगा, और धीरे धीरे करेगा तो क्रिस्टल बन जाएंगे, उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स अलग अलग बन जाएंगे, तो आपका ब्लॉक प्रिपेयर नहीं होगा। तो जब जमना शुरू हो जाए तो 20 डिग्री वाले पानी में इसको रख दिया जाता है। व्हेन ब्लॉक्स आर सेट हार्ड, दे आर रिमूव फ्रॉम द मोल्ड। जब ये ब्लॉक सेट हो जाते हैं, इनको रिमूव करना पड़ता है मोल्ड में से। अब क्या है, अब पूरा मान लीजिए बड़ा है तो बड़ा ब्लॉक हो गया, और अगर छोटे में किया है तो छोटा ब्लॉक हो गया। अब छोटे ब्लॉक को अपने सेक्शनिंग के लिए काटा जाता है, जिसको हम कहते हैं ट्रिमिंग पैराफिन ब्लॉक। ट्रिम करना है ना, जैसे पौधों को ट्रिमिंग करते हैं, ऊपर से काट छांट दिया, बराबर कर दिया, सुंदर बना दिया, उसी तरह से हमें ब्लॉक को भी करना है। और जनरली रफ ट्रिमिंग करते हैं, बहुत फाइन ट्रिमिंग की जरूरत नहीं है। Now remove the paraffin block from the mold, keeping track of the orientation of the specimen within it. उसी हिसाब से हम उसको रख लेंगे। Trim away excess paraffin. जो एक्सेस है, ज्यादा पैराफिन है, उसको चारों तरफ से काट देंगे। जैसे हम आपको पोटैटो देते हैं एज ए पिथ, हम क्या कहते हैं, इसको स्क्वायर बना लीजिए, इसको रेक्टेंगुलर बना लीजिए, एजेस को क्लीन कर लीजिए, तरह तो सेफ्टी रेजर ब्लेड की हेल्प से हम इसको काट सकते हैं। दिस शुड बी डन ऑन ए प्रोटेक्टिव पीस ऑफ ए वुड और ग्लास। इसको एक प्रोटेक्टिव पीस के ऊपर रखे काटें, ओपन सरफेस पे नहीं रखें, सीमेंट पे नहीं रखें, वुड पे रखिए ताकि नीचे सॉफ्ट हो। अगर ब्लेड है तो वुड पे चला जाए, या फिर ग्लास का भी यूज कर सकते हैं क्लीन काटने के लिए। डू नॉट ट्रिम टू क्लोज टू स्पेसिमेन, स्पेसिमेन के बहुत पास नहीं काटना है। देन इट हैज टू बी माउंटेड ऑन द माइक्रोटोम फॉर सेक्शनिंग। अब ये तैयार हो गया है, अब हम अपने माइक्रोटोम में इसको लगाएंगे, यानी नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, सेक्शनिंग। चलिए अब यहाँ देखते हैं, मैंने कुछ एक फोटोग्राफ लिया है, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। देखिए आप इसको 1 by 1 रीड करिए। इसमें सबसे पहले ये आपका सैंपल है, सपोज अ बर्ड इज देयर,
अब इसमें पैराफिन में एम्बेड कर दिया है, देखिए हल्का दिखाई दे रहा है बाहर से, तो ये पैराफिन ब्लॉक बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेक्शनिंग काटने के लिए ब्लेड से ट्रिम कर रहे हैं। तो ये ट्रिमिंग की प्रोसेस है जो मैं अभी आपको बता रही थी, ये ट्रिमिंग हो रही है, इसको हम एक प्रॉपर सेट कंडीशन में ला रहे हैं। तो ये ट्रिम करने के बाद अब ये तैयार हो गया है ब्लॉक हमारा, यहाँ पे दिखने लगा ये है ना, इतना ट्रिम किया कि सैंपल बस ऊपर वाले हिस्से में इतना दिखाई दे रहा है। अब ये हमारे अगले स्टेप के लिए जा सकता है। ये है आपका अगला स्टेप। अगला स्टेप है नंबर 7, दैट इज सेक्शनिंग। सेक्शनिंग अब आप सब जानते ही हैं कि सेक्शन काटना। तो सेक्शनिंग के लिए अब हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चूंकि हम लोग मशीन यूज कर रहे हैं, मैकेनिकली कट कर रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं माइक्रोटोमी, है ना। तो ये सारे प्रोसेस माइक्रोटोमी के लिए ही तैयार किए जा रहे हैं, परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन के लिए। तो सेक्शनिंग इज अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग अ कटिंग apparatus called microtome, is a tool used to cut extremely thin slices of material known as sections. तो पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। The microtome will drive a knife across the surface of the paraffin cube and produce a series of thin sections or very precise thickness. The objective is to produce a continuous sections. Continuous section यानी एक के बाद एक आते जाएं, चूंकि ये वैक्स के सेक्शन है तो वैक्स के सेक्शन एक एक नहीं कटता जैसे हम हाथ से करते हैं, वो रिबन की फॉर्म में आते हैं। तो इसके लिए कंटिन्यूअस रिबन ऑफ सेक्शंस अडहेरिंग टू वन अनदर, एक दूसरे से चिपके होते हैं चूंकि ये वैक्स के हैं, बाय देयर लीडिंग एंड ट्रेलिंग एजेस, यानी आगे और पीछे की एजेस में आते चले जाते हैं सेक्शन। अभी थोड़ी देर में आपको मैं पिक्चर दिखाती हूँ। द थिकनेस ऑफ सेक्शंस कैन बी प्रीसेट, इसको पहले से ही माइक्रोटोम में सेट कर लिया जाता है। थिकनेस बिटवीन 5 to 10 माइक्रोमिलीमीटर इज ऑप्टिमल फॉर व्यूइंग विद ए लाइट माइक्रोस्कोप। 5 से 10 माइक्रोमीटर लाइट माइक्रोस्कोप में देखने के लिए सफिशिएंट है, और अगर हमको इलेक्ट्रॉन में देखना है तो वी कैन टेक अ लेसर माइक्रोमीटर, मींस लेस देन 5, 1 to 5 or less than that. The sections can then be mounted on individual microscopic slide. अब क्या करते हैं, जो sections आए हैं तो एक एक चाहे तो एक एक, और थोड़ी स्लाइड्स बड़ी साइज की है तो हम 3-3, 4-4 सेक्शन एक ही स्लाइड पे रख सकते हैं बनाने के लिए। अगर ज्यादा रखते हैं सेक्शन तो हमें कवर स्लिप भी बड़ी लेनी पड़ेगी लंबे साइज की, और अगर हम एक सिंगल गोल कवर स्लिप लेते हैं तो हाँ, पैराफिन वैक्स के एक एक सेक्शन को स्लाइड पे माउंट कर लेते हैं। मतलब माउंट का मतलब चिपका लेना है यहाँ पर। Now, preparation and mounting of the embedding tissue block on the microtome is very important to successful sectioning. तो ये सबसे बड़ा important step है आपका कि हम किस तरह करें। The paraffin surrounding the tissue block must be first trimmed. Trimmed करना बहुत जरूरी है sectioning के लिए, ताकि हम सही edges के साथ कट कर सके। बड़ा रहेगा तो blade properly work नहीं कर पाएगा। And then secure to a holder, जिस पे लगाना है ब्लॉक उस पे भी सही तरीके से लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर ढीला लगा हुआ है, प्रॉपरली स्टिक नहीं, क्योंकि वैक्स ब्लॉक है ना, तो फिर वो क्या होगा, निकल जाएगा, सेक्शन कट ही नहीं पाएगा। तो अब आप सोचिए, आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर हम वैक्स ब्लॉक को माइक्रोटोम से चिपकाना चाहें तो कैसे चिपकाएंगे, हाउ टू स्टिक टू द होल्डर। जो माइक्रोटोम ऑलरेडी पढ़ाया है, होल्डर होता है जिसमें लगा लेते हैं ब्लॉक को, तो कैसे लगाएंगे। नेचुरली आपका आंसर होगा ये तो वैक्स है, हम थोड़ा सा हीट करेंगे बेस से और चिपका देंगे। वैक्स नहीं चिपक जाती, कैंडल को थोड़ा सा गर्म करते हैं और कहीं भी लगा लेते हैं दिवाली पे चिपकाने के लिए। द सेम वे वी डू ऑन द माइक्रोटोम। देखिए ये है, ये ब्लॉक होल्डर है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, बेस को गर्म करेंगे ब्लॉक के और उस पे चिपका देंगे। यहाँ होल्डर होता है, निकल आता है बाहर, उस पे चिपका के फिर इंसर्ट कर देते हैं। और देखिए सेक्शनिंग में ये जो निकले हुए हैं ये सीरियल सेक्शन कहलाते हैं, 1 2 3 4 5 6। इनको क्या करते हैं, ब्रश की हेल्प से उठा लेते हैं और माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पर लगाते चले जाते हैं आगे की प्रोसेसिंग के लिए। तो ये माइक्रोटोम है, माइक्रोटोम में ये सेक्शनिंग है जिनको सीरियल सेक्शंस कहते हैं। नाउ माउंटिंग ऑफ सेक्शंस ऑन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, ये अगला स्टेप है, 8th स्टेप, जो मैं अभी आपको थोड़ा समझा रही थी। अब आगे देखते हैं इसमें। इन दिस प्रोसीजर द सेक्शंस आर परमानेंटली अटैच्ड टू माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स। The cutting process compresses the sections and part of the mounting procedure is to expand the sections before they adhere to the slide. अब देखिए जो हम काटते हैं तो वो थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट होता है सेक्शन, जब काट रहे हैं तो वैक्स है ना थोड़ी कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। अब हमारा पर्पस ये है कि हम उसको स्लाइड पे रख करके, अभी वैक्स के ही अंदर है, इनको फैला ले। तो हम लोग क्या करते हैं, चिपकाने के बाद ब्रश से टैपिंग कर देते हैं हल्की हल्की, तो वो फैल जाती है, वैक्स फैल जाएगी और सेक्शन बीच में रह जाएगा। तो कॉन्स्ट्रिक्शन को फैला लेते हैं। दिस कैन बी डन बाय फ्लोटिंग द सेक्शंस ऑफ वार्म वाटर
5 to 10 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द पैराफिन। तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत कम टेम्परेचर पे, बस जिस पे शुरू होता है मेल्टिंग पॉइंट स्टार्टेड है, वहां तक इसको वार्म वाटर में स्लाइड्स को रखा जा, किसी भी चीज के अंदर रखा जा सकता है, बाहर से वार्म वाटर होता है। तो हल्की सी वैक्स फैलेगी तो वो गर्म होगी तो थोड़ी फैल जाएगी, अभी हटेगी नहीं सेक्शन से लेकिन फैल जाएगी, इसको हम कहते हैं स्प्रेडिंग। Once a ribbon of sections begin to form, the end of the ribbon can be lifted with moistened camel hair paintbrush. जो ब्रश हम लेंगे वैक्स के सीरियल सेक्शंस को उठाने के लिए, दैट शुड बी moistened with water. उसको हल्का सा गीला नम रखेंगे। नम इसलिए रखेंगे कि अगर नम नहीं रखेंगे तो वैक्स चिपक जाएगी उस पर। तो नम रखने से वैक्स पानी पे से हट जाती है। मालूम है, पानी पे अगर डालिए वैक्स, गर्म वैक्स, तो ऊपर ही तैरने लगती है, तो ये डिटैच हो जाता है। Some histologists float the sections into water bath and then pick the expanded section up on a slide. कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि वाटर बाथ में डालते जाते हैं रिबन्स को, है ना। रिबन्स, वाटर बाथ थोड़ा 5 डिग्री सेल्सियस तो ज्यादा होता नहीं, 5 to 10 डिग्री, तो वो फ्लोट करने लगते हैं इसके ऊपर, फिर धीरे धीरे एक एक करके सेक्शंस को उठा लेते हैं। तो ये भी प्रोसीजर है, लेकिन इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज की जरूरत है। देखिए ये है ना आपका माइक्रोटोम, ये ब्लॉक होल्डर यहाँ लगा हुआ है, आपका जो स्पेसिमेन है ये नाइफ है। जब नाइफ ऊपर जाता है नीचे आता है तो ये सेक्शंस कटते हैं, और सीरियल सेक्शंस होते हैं, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, फिर कटेगा फिर कटेगा। तो क्या होता है कि आगे पीछे के वो चिपके रहते हैं। ये जो है, ये जो 4 सेक्शंस है, ये एक दूसरे से सीरियल, जब पिछली स्लाइड में दिखाया था वैसे चिपक करके निकलते चले आते हैं, है ना। अब इनको दूसरा तरीका क्या है कि कॉपर मैश ग्रिड होती है, उस पर भी रखा जा सकता है यहाँ पर, ताकि हम जब चाहें तो वैक्स को निकाल दें, क्योंकि अभी प्रोसीजर इसमें करनी है आपको। तो ये माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे रखा जा सकता है। ये देखिए, है ना, ये आपका ब्लॉक में लगा हुआ है, ये सीरियल सेक्शंस आ रहे हैं। ये अनदर मैंने स्लाइड ली है गूगल से। तो ये देखिए सीरियल सेक्शंस को क्या कर रहे हैं, इस माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे लगाते चले जा रहे हैं। बाद में जब काम हो जाएगा तो इनको उठा के एक एक स्लाइड को अलग कर सकते हैं, एक एक सेक्शन को। तो ये एक्सटेंडिंग सेक्शंस हैं ऑन वार्म वाटर। नीचे वार्म वाटर है, उसके ऊपर हमने ये रख दिया, बनी होती है जगह। ये वाटर बाथ है, वाटर बाथ में ऊपर स्पेस बनी होती है, ऊपर होल्स होते हैं, उनके ऊपर इनको रख दिया जाता है। तो ये आपको बताने के लिए आई हैव टेकन दिस स्लाइड। अब देखिए इस पूरी प्रोसेस में प्रिकॉशंस क्या लेनी है। पहला है केयरफुली ट्रांसफर द सेक्शंस टू अ सॉल्यूशन हेल्ड इन ए 45 degree Celsius water bath. Within a few seconds, you should see the sections flatten and the wrinkles disappear. तुरंत ही उठा लेना है वहां से। Dip a clean microscope slide into the adhesive solution and slowly pull it upward out of the solution, allowing sections to adhere to the surface. हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इसको एडहेसिव सॉल्यूशन में डिप करें, और डिप करने के बाद धीरे से उठा लें, तो क्या होगा कि वैक्स जो है उस पर चिपक जाएगी। मेक श्योर द स्लाइड इज ओरिएंटेड विद द लेबल फेसिंग अपवर्ड। लेबल वाली साइड को हाथ में पकड़ करके डिप करेंगे सॉल्यूशन में और ऊपर आ जाएगा, तो वो वैक्स वाला पोर्शन चिपक जाएगा। ड्राई द बॉटम ऑफ द स्लाइड एंड केयरफुली प्लॉट एक्सेसिव एडहेसिव फ्रॉम द surrounding the sections. Be careful not to touch the sections themselves. खुद नहीं टच करना है उसको, नहीं तो उस पर आपके प्रिंट्स आ जाएंगे फिंगर के। Allow the slides to dry overnight in a storage box. अब इनको छोड़ देते हैं सूखने के लिए। एडेसिव क्या यूज किया जाता है? An adhesive is a substance which can be smeared onto the slide so that the sections stick well to the slide. Most of the tissue sections which are adequately thin and thoroughly dried without any air bubble trapped under them do not require an adhesive. अगर बहुत थिन सेक्शन है और ऐसा मटेरियल है जो कि श्रिंक नहीं कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब एडेसिव की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा लगता है कि वो वैक्स के साथ श्रिंक कर सकता है तो हम लोग एडेसिव का यूज करते हैं। एडेसिव इज चिपकाने वाला मटेरियल। अब आते हैं 9th स्टेप पे, क्लियरिंग एंड स्टेनिंग। देखिए हर स्टेप बहुत ध्यान से करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। बिफोर अ सेक्शन कैन बी, पहले भी हम क्लियरिंग कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियरिंग अब क्या है, अब वैक्स को साफ करना है, पैराफिन वैक्स को। वहां जाइलल का साफ किया था हमने। बिफोर अ सेक्शन कैन बी स्टेन द पैराफिन मस्ट बी रिमूव्ड। अब वैक्स रहेगी तो स्टेनिंग नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर स्टेनिंग कर रहे हैं। तो दिस प्रोसेस इज नाउ अगेन कॉल्ड क्लियरिंग। आफ्टर क्लियरिंग ओनली द टिश्यू रिमेन्स एडहेरिंग टू द स्लाइड।
क्लियरिंग के बाद भी टिश्यू स्लाइड से गिरेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो अपना मटेरियल है उससे वो स्टिक हो जाता है या फिर एडहेसिव उसको सपोर्ट करता है। क्लियरिंग इज अकम्प्लिश्ड बाय पासिंग द माउंटेड सेक्शंस थ्रू द सॉल्वेंट दैट डिसॉल्व्स द पैराफिन। अब हम ये कैसे रिमूव करते हैं, हम स्लाइड को फिर उठाते हैं लेबल वाली साइड से, और उठाने के बाद हम लोग जिसमें ये हमारा डिसॉल्विंग मटेरियल होगा, पैराफिन जाइलॉल में हो सकता है, तो हम उस पर डिप कर देंगे जाइलॉल में और निकाल लेंगे। जब जैसे ही क्लियर हो जाएगा पैराफिन वैक्स, वी पुल आउट यूजिंग xylene और टोलुइन सिंस द पैराफिन प्रिवेंट्स स्टेनिंग ऑफ द टिश्यू। इसलिए हमें इसको क्लियर करना, वैक्स हटाना जरूरी है। अब आती है बेसिक स्टेप स्टेनिंग एंड माउंटिंग के। माउंटिंग में देखिए 10वां स्टेप छुपा हुआ है। हमने क्लियरिंग किया था, क्लियरिंग एंड माउंटिंग, माउंटिंग में 10वां स्टेप भी है जो हमने 10 स्टेप्स नोट किए थे शुरू में। पहला है डीपैराफिनाइजेशन यानी क्लियरिंग, हटाना पैराफिन को, फिर हाइड्रेशन यानी मॉइस्ट करना, देन स्टेनिंग, देन डिहाइड्रेशन एंड क्लियरिंग, देन माउंटिंग। तो ये हम इसमें स्टेप्स को फॉलो करते हैं। नाउ डीपैराफिनाइजेशन अभी मैंने आपको समझाई दिया, तो रिमूवल वैक्स इज डन बाय द जाइलॉल, है ना। तो ये जाइलॉल को बस पॉइंट्स नहीं रीड आउट कर रही हूँ, इसको लगभग 2 से 3 चेंजेस के बाद करते हैं, यानी एक बार जाइलॉल डालेंगे, फिर दोबारा डालेंगे, फिर 3 बार डालेंगे, तो पैराफिन एकदम क्लियर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट सेक्शन हमको अपीयर होगा, है ना। तो सेक्शन विल बी ट्रांसपेरेंट। प्रेजेंस ऑफ एनी पैचेस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ वैक्स। अगर हमें दिखता है कि ट्रांसपेरेंट नहीं है तो वहां पर वैक्स बचा हुआ है, तो हमें फिर थोड़े ज्यादा समय के लिए अपने एक्सपीरियंस से उसको रखना पड़ेगा जाइलॉल में। सेकेंड है हाइड्रेशन। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टेन यूज आर एक्वस। हम लोग सफरिन यूज करेंगे तो एक्वस ही है जनरली यूज करते हैं, या अल्कोहलिक होते हैं, तो अब इसको हम प्रोसेस को हाइड्रेशन कहते हैं जब स्टेनिंग करते हैं। हेंस इट इज एसेंशियल टू ब्रिंग द सेक्शंस टू वाटर बिफोर द स्टेन आर अप्लाइड। हम थोड़ा सा सेक्शंस को नम करते हैं, मॉइस्ट करते हैं। द हाइड्रेशन इज डन विद ग्रेडेड अल्कोहल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब उल्टा चलेगा, पहले हम लोग उन लोअर से हायर गए थे, अब क्या करेंगे, एब्सोल्यूट अल्कोहल से 15% या जितना भी रिक्वायर्ड है, वैसे 40 से 30% तक सफिशिएंट होता है, या कभी कभी कुछ सैंपल्स के लिए केवल 100 से 70 में ही काम हो जाता है। तो अल्कोहल एंड एसीटोन आर इमिसिबल विद जाइलॉल। तो फर्स्ट चेंज इज मेड टू एब्सोल्यूट अल्कोहल or acetone followed by 90% or 70%. Even 70% can work for harder tissues. और फाइनली फिल द डिस्टिल वाटर। अब आते हैं स्टेनिंग प्रोसीजर। स्टेनिंग आप सबको पता ही है, तो वेरियस स्टेनिंग प्रोसीजर्स आर अप्लाइड फॉर हाइड्रेटेड स्टेज। मोस्ट कॉमन स्टेन अप्लाइड फॉर हिस्टोलॉजिकल, हेमेटोजाइलिन, ईओसिन, saffron, vaseline you can also use. Washing and rinsing of tissue, you know that after staining we have to wash after each stain. It eliminates carrying over the dye solution to the next. Excess dye, mordants or other reagents might react unfavorably or precipitate when placed in fluid employed in the next step. तो हम लोग उसको बचाएंगे कि वो precipitate ना हो, उसमें कुछ क्लॉटिंग ना हो। नेक्स्ट स्टेप है डिहाइड्रेशन एंड क्लियरिंग। अब फिर पानी निकालना है उसमें से, तो डिहाइड्रेशन इज डन विद ग्रेडेड अल्कोहल और एसीटोन। 70% और एब्सोल्यूट अल्कोहल इज सफिशिएंट। डिहाइड्रेटिंग अल्कोहल एंड एसीटोन्स कैन रिमूव सम ऑफ द स्टेन्स। कोई बात नहीं है, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि उतना स्टेन ना रिमूव होने दें। टाइम हैज टू बी सुटेबली मॉडिफाइड टू मिनिमाइज फेडिंग ऑफ स्टेन। स्टेन पूरा ना निकले इसलिए हम लोग समय को कम कर देते हैं। Since alcohol and acetone are miscible in xylol, it is used for clearing the sections. Now, any section from which water has not been completely removed would give a milky appearance. तो ये क्लियर नहीं होगा, ये दूधिया लगेगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। तो पहले जाइलॉल के बाद ऐसा होगा, फिर उसके बाद 2 और 3 जाइलॉल में इसको हम डिप करके निकाल के क्लियर कर लेंगे। अब माउंटिंग करनी है, यानी 10वां स्टेप है माउंटिंग, यानी किस तरह हम इसको कवर स्लिप लगा के माउंटिंग करें। देखिए मैंने यहाँ 10 मार्क कर दिया है, तो ये लास्ट स्टेप तो 9th स्टेप का है, लेकिन 10th स्टेप से सीधे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो क्या करेंगे हम लोग, दिस इज द फाइनल स्टेप इन द प्रोसीजर, इज अ परमानेंटली माउंट द सेक्शंस अंडर ए cover slip. This is accomplished by covering the section in a medium that will harden and produce a clear binder between the slide and cover slip. The ideal mounting medium should not distort the stain color or yellow and become brittle with age. तो ये बहुत लंबे समय तक रखा जा सकता है, ब्रिटल नहीं होता है।
तो अब इसके ऊपर कवर स्लिप रख करके चिपका देंगे, बहुत धीरे से रखेंगे ताकि एयर बबल्स ना आए। मेक क्वाइट श्योर दैट सेक्शंस आर क्वाइट क्लियर, डू नॉट लेट द सेक्शंस गो ड्राई बिफोर माउंटिंग। सेक्शन सूखना नहीं चाहिए, तो जैसे ही तैयार हो सेक्शन तुरंत माउंटिंग करनी है। होल्ड द स्लाइड बिटवीन द थंब एंड द फोरफिंगर ऑफ वन एंड, यू नो दैट हाउ टू प्लेस द स्लाइड, मींस नीडल की हेल्प से आप किस तरह स्लाइड पे कवर स्लिप को प्लेस करते हैं, you know that, so I'm skipping this. Now precautions and care. If proper care has been taken, there should be no air bubble. If any present, slide should be returned to the xylol. वापस डालेंगे अगर एयर बबल आ गया, और फिर वही स्टेप दोबारा फॉलो करेंगे. It will slip off and remounting is done. No attempt should be made to pull the cover slip. कवर स्लिप को हटाना नहीं है, वो लगी रहेगी, आप उसको xylol से रिमूव कर देंगे, xylol में डालेंगे और धीरे से वो स्लिप करके बाहर आ जाएगा एयर बबल. स्लाइट वार्मिंग ऑफ द स्लाइड, अगर एयर बबल है तो हम लोग हल्का सा गर्म भी कर सकते हैं जिससे एयर बबल एस्केप कर जाएगा. इंपॉर्टेंट माउंटिंग मीडिया और कैनेडा बाल्सम एंड DPX. ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो कि हम माउंटिंग मीडिया के लिए एक्सेप्टेबल है वर्ल्ड वाइड, जो यूज किए जाते हैं आपकी लैब में. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी as close as possible to the glass, that is 1.5 होना चाहिए, तभी वो माइक्रोस्कोप में अच्छा दिखाई देगा. It should not cause a stain or diffuse or fade, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जब हम रखते हैं तो उसमें से स्टेन डिफ्यूज हो जाए, फेड हो जाए. लेकिन इसका मतलब अगर ऐसा होता है तो वो माउंटिंग मीडिया अच्छा नहीं है. It should not crack or appear granular on setting. हम जब उसको सेट करें कवर स्लिप को, ऐसा ना हो कि वो बीच बीच में ग्रैनुलर दिखाई देने लगे या उसमें क्रैक्स आ जाए, तो ऐसा मीडियम अच्छा नहीं होता. It should be dry to the non-sticky consistency and harden relatively quickly. It should not shrink back. सिकुड़ना नहीं चाहिए under the cover glass. It should be free flowing and free from air bubbles. अगर जब हम इसको उठा करके ग्लास से रखें तो it should be free flowing. तो ये हो गया आपका. Now, staining of the histological sections allow observation features otherwise not distinguishable, है ना. तो ये ऐसा होना चाहिए कि जो हर फीचर को हम ऑब्जर्व कर सकें इसमें. फॉर रूटीन हिस्टोलॉजिकल वर्क इट इज कस्टमरी टू यूज 2 डाइस, है ना. डबल स्टेनिंग प्रोसेस हम लोग मानते हैं कि वो अच्छी होती है. वन दैट स्टेन्स सर्टेन कंपोनेंट्स अ ब्राइट कलर एंड अदर give counter stain, that stain other cellular structures are contrasting color. तो इसका मतलब ऐसे होना चाहिए कि वो क्लियर दिखाई दे कॉन्ट्रास्ट में. While literally hundreds of staining techniques have been developed, the 2 stains most widely used in routine are hematoxylin and eosine. Hematoxylin stains negatively charged, such as DNA, a blue color, and eosine imparts red color to most of the other components of the cell. Okay, so this is the last pick. Thanks to you all for patiently hearing and learning this important lecture. And this is the view of, you can see Ooty. This is tea garden. You can see this is whole tea is planted on hill area in contour planting. So that's about all. So my dear students, any questions, any queries you may ask? You may unmute yourself. और आप में से किसी ने भेजा नहीं है, अगर आप चाहें देना चाहते हैं तो मुझे अभी बता दीजिए और अपनी स्लाइड भेज दीजिए, मैं लिंक तभी बनाऊंगी. Yes? Anybody has sent me the PPT? I have 2 for tomorrow. 2 कल के लिए 2 तैयार हैं. गुड़िया ने भेजी है और किसने भेजी है? नेहा कुमारी एंड गुड़िया, ये दोनों कल दे रहे हैं. और निशा और श्रेया दे चुकी हैं. थोड़ा थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन कर लेंगे. आप लोग अपना वीडियो अगर ऑन कर सकते हैं तो प्लीज करिए, ताकि एक स्नैपशॉट ले लूं आप लोगों की, अगर पॉसिबल है तो आपकी शक्लें भी देख लूं प्यारी प्यारी. यस, Shabnam, are you okay by health? Unmute yourself. हाँ बोलो. प्रीति भी आ गई, पूजा भी आ गई, नेहा, निशा, पूनम, मोनू भी आ गए. दैट्स गुड. अभय भी हैं, अभय भी खोल रहे हैं.